हेलो प्यारे साथियों, सबको एक बार नमस्कार और आप सभी का धीरज क्लासेज पर स्वागत है। तो आज का अपना टॉपिक है संविधान क्यों और कैसे। इसको लेकर के आज विस्तार से जानेंगे। जितने मूल बिंदु हैं उनको भी पढ़ेंगे और बहुत अच्छे नोट्स से अगर आप इसको वीडियो को पूरा देखते तो पूरा टॉपिक आपका ये कवर हो जाएगा। इसके आगे जितने भी नेक्स्ट टॉपिक है पर डे आपको वीडियो मिलता रहेगा धीरज क्लासेस के माध्यम से। तो आज अपन इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला अपना टॉपिक रहेगा आज का है संविधान क्यों और कैसे। उसके बाद जितने भी टॉपिक है उसको एक एक को कवर करते जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियो की भी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमेशा वीडियो को देख पाए। इसके लिए आपका चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको जानकारी मिलती रहे समय समय पर। तो दोस्तों, बिना समय गवाए अपन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी जानकारी है जो ले लेते हैं इससे पहले। उसके बाद टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। कुछ जानकारियाँ मुख्य मुख्य जानकारी वो आपको दे देता हूँ। तो टॉपिक ये अपना है संविधान क्यों और कैसे। मतलब संविधान क्यों का मतलब संविधान क्यों जरूरी है अपने देश के लिए और एक लोकतांत्रिक देश के लिए संविधान की कितनी आवश्यकता होती है और ये कैसे बना ये भी अपन पढ़ेंगे। और किस प्रकार से इसकी कमेटियाँ बनी, कौन कौन सी संस्थाएं आई, कौन कौन सा मिशन आया, उस मिशन के अंतर्गत संविधान को बनाया गया। तो मुख्य डेट्स, मुख्य जानकारियाँ और इसके अलावा भी मैं अन्य जानकारी आपको देता रहूँगा जो भविष्य में आपको कॉम्पिटिशन में भी काम आएगी और जो भाई 11th में है उसके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का अपना टॉपिक है संविधान क्यों और कैसे। तो इसके पूर्णावर्ती नोट है, आप देख रहे होंगे। तो अपन पढ़ेंगे संविधान क्यों। सबसे पहले तो अपन इसके मूल बिंदु पढ़ ले, तो उसके बारे में मैं थोड़ी थोड़ी जानकारी देता जाऊँगा आपको, आप समझते जाएंगे। तो पहला अपना बिंदु है किसी देश का संविधान उसकी राजनीतिक प्रक्रिया व मूलभूत ढांचे को निर्धारित करता है जिसके द्वारा उसकी जनता शासित होती है। देखो, मेन कार्य यही है कि राजनीतिक प्रक्रिया और जितने भी देश में कानून बनेंगे, नियम बनेंगे, वो सारे संविधान के अकॉर्डिंग बनेंगे। तो सबसे पहले देश का संविधान इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जैसे आप कोई खेल खेलते हो, कोई गेम खेलते हो, उसके भी कुछ रूल्स होते हैं आपको फॉलो करने होते हैं। उसी प्रकार की देश की व्यवस्था को चलाने के लिए भी संविधान की आवश्यकता होती है क्योंकि बहुत सारे समाज है, बहुत सारे वर्ग है, उन सब का नियम और कानून से ही अपन चला सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन समझेंगे आज कि किस प्रकार से ये कार्य करता है। तो किसी देश का संविधान उसकी राजनीतिक प्रक्रिया का वह मूल ढांचा निर्धारित करता है जिसके द्वारा उसकी जनता शासित होती है। संविधान किसी राज्य की सरकार के 3 प्रमुख अंग है। कौन कौन से अंग है आपने पढ़ा होगा किताब के अंदर। तो पहला है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये 3 अंग है अपने। कितने? 3 मुख्य रूप से अंग है। इन तीनों अंगों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दूंगा आपको मैं। क्या है कार्यपालिका, क्या है विधायिका और क्या है न्यायपालिका। आप सबको पता है सबसे पहले विधायिका जो राज्य में होती है और इसके जो सदस्य होते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं? विधायक कहते हैं। तो अब दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। तो सबसे पहले थोड़ी बहुत जानकारी मैं आपको विधायिका की दे देता हूँ। किसी देश, अपन देश भी बोल सकते हैं और राज्य भी बोल सकते हैं। तो किसी देश या राज्य के कानून बनाने या उसमें बदलाव करने या उसे हटाने का अधिकार होता है अपने विधायिका के पास। वो किसी राज्य में कोई नया कानून बना भी सकती हैं और उसको पुराने कानून को हटा भी सकती है या उसमें कुछ बदलाव भी कर सकती है। तो ये विधायिका के कार्य है, इसे विधिका कहेंगे। और उसके बाद कार्यपालिका आपको सबको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि कार्यपालिका के मुख्य रूप से प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति इसका सदस्य होते हैं। तो ये कार्यपालिका हो जाएगी। न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे तो जितने भी न्यायाधीश है वो आ जाएंगे। अब बात आती है न्याय की। तो न्यायपालिका में सबसे है एक तो उच्चतम न्यायालय होता है और एक उच्च न्यायालय होता है। तो दोस्तों, उच्चतम न्यायालय भारत में एक ही है। कितना है? जो अपने राजधानी दिल्ली में है। तो उच्चतम न्यायालय का मतलब मुख्य न्यायालय कह सकते हैं उसे, वो है अपना सर्वोच्च न्यायालय, जिसे इंग्लिश में कहेंगे सुप्रीम कोर्ट। और अपने उच्चतम न्यायालय है वो एक ही है। और उसके बाद उच्च न्यायालय है वो प्रत्येक राज्य में एक हो सकता है या किन्हीं 2 राज्यों का मिलकर के भी एक हो सकता है। तो ये होती है न्यायपालिका। और न्यायपालिका का कार्य क्या होता है? जनता को न्याय देना। अब उसमें बहुत सारे मामले होते हैं, वो ध्यान से आगे अपन पढ़ेंगे कि कौन कौन से फौजदारी में आते हैं, कौन कौन से किस में आते हैं, वो भी अलग बात है। लेकिन अपन एक बार न्यायपालिका को आपको समझा दिया। विधायिका क्या है ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। कार्यपालिका क्या है ये भी समझ में आ गया होगा। तो इसकी स्थापना है वो करता है संविधान। इन तीनों की प्रमुख अंग है
और इनकी जो स्थापना करता है वो संविधान। और तीनों को संविधान के अनुरूप ही चलना पड़ता है, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो विधायिका हो। जब कोई कानून पास करना है, कोई नया कानून बनाना है, तो संविधान के अनुरूप, संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। अगर उसके अंदर कुछ अपन को संशोधन करना है तो अपन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अपना, इसको देखते हैं। संविधान सरकार के तीनों अंगों की शक्तियों की व्याख्या करता है। मैंने जैसा आपको आगे बताया वैसा वैसा लिखा हुआ है कि तीनों अंग है उनकी शक्तियों की व्याख्या करता है, क्योंकि संविधान के अंदर ये सारी चीजें दी हुई है कि कार्यपालिका क्या क्या कार्य कर सकता है, कार्यपालिका के क्या क्या अधिकार है, तथा साथ ही उनके कर्तव्यों की सीमा भी तय करता है। उनके कर्तव्य क्या है, उनकी सीमाओं को भी तय करता है। संविधान सरकार के तीनों अंगों के बीच आपसी संबंध तथा उनका जनता के संबंधों में विनिमय भी करता है। तो देखो ये तो दोस्तों मोस्ट पॉइंट थे, वो मैंने बताया संविधान क्यों है इसके बारे में बताया है। बाकी बार सारा टॉपिक अपने बाकी है। संविधान की क्यों आवश्यकता पड़ी, संविधान कब बना, कैसे लागू हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे। अब आपसे एक बात बोल रहा हूँ, अगर आप इसी वीडियो पे आ गए हो तो अपनी कॉपी और पेन लेकर के बैठना, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो भी बताऊंगा मैं। क्योंकि दोस्तों अब वर्तमान में आर्टिकल्स कितने यानी कि अनुच्छेद कितने हैं वो भी बताऊंगा, वर्तमान में अनुसूचियां कितनी है वो भी बताऊंगा, और वर्तमान में कितने इसके भाग है वो भी बताएंगे। तो इसके अंदर पुराने तो दिए हुए, लेकिन वर्तमान में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप पॉलिटिकल पढ़ते हो तो आपको करंट अफेयर भी पता होनी चाहिए। अब संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब देखो संविधान की आवश्यकता तब पड़ती है जब कोई लोकतांत्रिक देश हो, जहाँ जनता का शासन हो, जहाँ तानाशाही न हो और राजतंत्र न हो। अपने अब वर्तमान में है लोकतंत्र। क्या है लोकतंत्र, यानी कि लोगों का शासन। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सबको पता है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो समाज में रहता है। समाज के विभिन्न प्रकार के समुदाय में बनता है। समाज में बहुत सारे समुदाय हो सकते हैं, बहुत सारे वर्ग हो सकते हैं, बहुत सारे धर्म हो सकते हैं। और एक बात याद रखना, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब यहाँ पे सभी धर्मों को समान दर्जा है, किसी धर्म को विशेष कोई दर्जा नहीं है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज विभिन्न प्रकार के समुदाय से बनता है। इन समुदाय के तालमेल बैठाने के लिए संविधान की जरूरत होती है। मैंने आगे बोला कि अगर आप कोई खेल भी खेल रहे हो तो उसके अंदर भी कुछ रूल्स होते हैं। उस रूल्स को आपको फॉलो करने के बाद ही गेम्स खेल सकते हो, नहीं तो बिना रूल्स के तो खेल नहीं खेल सकते, क्योंकि कोई भी कुछ भी कर सकता है। इसी हिसाब से देश की व्यवस्था चलाने के लिए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उस समाज में विभिन्न प्रकार के समुदाय है, उन समुदायों को चलाने के लिए, उसका तालमेल बिठाने के लिए संविधान जरूरी है। और संविधान जनता के आपसी विश्वास पैदा करने की मूलभूत विषय नियमों को भी उपलब्ध करवाता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होती है। अब जो अंतिम निर्णय लेने की शक्ति है वो भी होती है, संविधान ये तय करता है, संविधान ही ये तय करता है कि अंतिम निर्णय क्या होगा। संविधान सरकार के निर्माण के नियमों, उपनियमों और उसकी शक्तियों की सीमाओं को भी तय करता है। एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए भी संविधान जरूरी है, क्योंकि दोस्तों जब दो व्यक्तियों के बीच में झगड़ा हो रहा है, अब कौन सा व्यक्ति सही है वो उनको पता नहीं है, तो वो भी संविधान के अकॉर्डिंग ही पता करेंगे किस व्यक्ति को किस तरह की सजा मिलेगी। कि किसी भी ऐसा व्यक्ति जो निर्दोष नहीं है, जिसने कोई दोष नहीं किया, जो निर्दोष है, उसको सजा नहीं होनी चाहिए। अब भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, तो भारतीय संविधान का निर्माण है वो देखो, एक थोड़ा आपने एक आध लाइन जो दूसरे देश की भी आ सकती है, तो उसको डेट को भी आपको याद रखना है कि जुलाई 1945 में इंग्लैंड में एक लेबर पार्टी की सरकार सत्ता में आई थी, तब भारतीय संविधान बनाने का मार्ग खुला था। तो वायसराय लॉर्ड वेवेल ने इसकी पुष्टि यानी कि इसकी पुष्टि की थी। तो अब कौन से मिशन के तहत संविधान निर्माण की जो मार्ग खुला हुआ है, तो देखो ये जुलाई 1945 में एक इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सत्ता आई थी, तभी से लोकर के अपने एक वायसराय थे लॉर्ड वेवेल, उन्होंने इसकी पुष्टि की थी। और कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान निर्माण। अब देखो दोस्तों यहाँ पे कैबिनेट मिशन याद रखना, ये बहुत बार पूछा जाएगा कैबिनेट मिशन क्या है। तो कैबिनेट मिशन के बारे में जब भी मुझे समय मिलेगा बहुत विस्तार से आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो इसके पहले एक बार समझ लेते हैं जो कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान निर्माण निकाय के सदस्य। अब कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान निर्माण में जो निकाय के सदस्य थे वो कितने थे, देखो तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान निर्माण निकाय की सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई थी। कैबिनेट मिशन के अंतर्गत अपने जो 389 सदस्य हैं वो निर्धारित किए गए थे। अब आगे अपन जैसे जैसे पढ़ेंगे कि जिसमें 292 थे प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के अधीन, 11 प्रांतों के 4 प्रतिनिधि, चीफ कमिश्नर 4 प्रांत और मारवाड़ कुर्त ब्रिटिश
बुल्गिस्तान और 93 थे वो प्रतिनिधि भारतीय रियासतों के लिए जाने थे। अब ये तो निर्धारित किए गए थे और कौन से कहाँ से लिए जाएंगे कि भाई 292 है वो प्रतिनिधि ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के दिन 11 प्रांतों से 4 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नर और अजमेर यानी कि दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्त, ब्रिटिश बुल्गिस्तान से 93 यानी कि 93 सदस्य भारतीय रियासतों के थे। अब आगे पढ़ते हैं अपन ब्रिटिश प्रांत के प्रत्येक प्रांत में उसकी जनसंख्या अनुपात संविधान के सभा के स्थगित 10 लाख लोगों का स्थान था। प्रत्येक प्रांत में सीटों के 3 प्रमुख समुदाय मुसलमान, सिख, सामान्य उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा। अब देखो संविधान जब बनाना था तो इस वजह से इस प्रकार से बांटे गए थे कि इसमें वह व्यक्ति भी भाग ले जिसका अल्पसंख्यक है, चाहे कोई रियासत वाले हैं, सभी का भाग होना जरूरी था क्योंकि ये देश का संविधान था। उसके बाद 3 जून 1946 को माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत पाकिस्तान विभाजन तय हुआ और परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के सदस्य संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे, तो भारतीय संविधान के वास्तविक सदस्य की संख्या 299 रह गई। अब वहां पे जायदा थी वो क्यों कम होगी? क्योंकि जितने भी अपने पाकिस्तान के जो सदस्य थे, जब पाकिस्तान भारत से अलग हो गया, माउंटबेटन योजना, याद रखना माउंटबेटन योजना के अनुसार कि अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारत पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के अनुसार हुआ तो आपको लिखना है माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना। अब परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के सदस्य संविधान के सदस्य नहीं रहे, तो भारतीय संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या घटकर कितनी हो गई? 299 यानी कि 299। कितनी रह गई? 299। तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ। कि पूछा जाए कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के अंतर्गत हुआ था, तो आपको बताना है कि वो माउंटबेटन योजना के अनुसार हुआ था। तो परिणामतः स्वरूप पाकिस्तान के सदस्य संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे, क्योंकि जब भी ये अपने भारत पाकिस्तान अलग हो गया तब अपने क्या है, भारत पाकिस्तान जो पाकिस्तान के जो सदस्य अपने संविधान सभा के थे वो निरस्त कर दिए गए, वो संविधान सदस्य नहीं रहे। तो नहीं रहे तो अपने हो गए 299 यानी कि 299। याद रखना 299 कब हुए? जब माउंटबेटन योजना के अंतर्गत भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई। कितनी हो गई? 299 हो गई। अब आपको याद रखना है, नेक्स्ट पॉइंट है अपना कि संविधान सरकार, समूह, न्यायालय, संगठनों के बीच सामाजिक विश्वास का तालमेल बिठाता है। सैद्धांतिक रूप से निर्णय माध्यम शक्तियों एवं प्रतिरूप आकांक्षाओं को लक्ष्य पूरा करने का इसका उद्देश्य है। तो ये पॉइंट आप लिखते रहना। अब संविधान राष्ट्र व शासन प्रणाली का आईना है। राष्ट्र व शासन प्रणाली यानी कि राष्ट्र यानी कि देश, शासन यानी कि सरकार, शासन प्रणाली का आईना है। जैसे भी प्रस्तावना संविधान का दर्पण है। संविधान की जो अपने प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना आपको याद है प्रत्येक किताब पर लिखी हुई है। तो संविधान की जो प्रस्तावना है वो आपको क्या है, एक तरह का दर्पण है। तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्य 389 सदस्य थे, जो अपने देखो मैंने बोला वापिस 389 तो थे, लेकिन 292 सदस्य ब्रिटिश भारत के गवर्नर प्रारूप यानी कि 4 सदस्य चीफ कमिश्नर ऑफ 93 भारतीय रियासतों के थे। यह याद रखना, भारतीय रियासतों के कितने सदस्य थे? 4 चीफ कौन से कमिश्नर थे और 292 सदस्य भारत ब्रिटिश गवर्नरों के प्रांत के रूप में थे। अब यह याद रखना दोस्तों, ये याद रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद है ब्रिटिश प्रांत के प्रत्येक प्रांत में उसकी जनसंख्या के अनुपात संविधान सभा के स्थान दिए जाएंगे और 10 लाख लोगों का स्थान दिया गया था। अब प्रत्येक प्रांत के सीटों के अनुपात मुसलमान, सिख, ईसाई ये सब बांटा गया था। और अपने जुलाई 1946 को संविधान सभा के चुनाव कराए गए, जिसके अनुसार मुसलमान 73 यानी कि स्थान 73, कांग्रेस के 199 सदस्य है, 100 यानी कि 199 स्थानीय स्थान निर्दलीय तथा 11 सिख तथा 21 प्रतिनिधियों के रूप में निर्वाचित हुए थे। अब देखो दोस्तों वापिस वही कि 3 जून 1947 के योजना के अनुसार भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान प्रतिनिधि सदस्य नहीं रहे, तो संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या पूछी जाए। संविधान सभा के वास्तविक सदस्य कितनी बार मैंने बोला 389 थे, लेकिन वो सारे सदस्य जो अपने पाकिस्तान के विभाजन के बाद नहीं रहे, तो 299 सदस्य आपको बोलना है। यानी कि
वास्तविक सदस्य कितने थे, तो 299 आपको बताना है। संविधान सभा की वास्तविक सदस्यों की संख्या कितनी थी, 299। अब है संविधान सभा का स्वरूप। संविधान सभा का स्वरूप क्या था, क्या इसका स्वरूप था। संविधान सभा का गठन सांप्रदायिक आधार पर किया गया था। मुस्लिम ने मुस्लिम सुना तथा सिख ने सिख को सुना। इन संप्रदायों के सामान्य वर्ग भी शामिल थे। संविधान सभा के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई थी, जिसमें प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली नहीं थी। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली क्या है, वो एक एग्जाम्पल देकर के आपको समझा रहा हूँ। जैसे अपने गांव में सरपंच का चुनाव होता है, वो प्रत्यक्ष अपन चुनाव करते हैं, तो वो क्या हो गया, प्रत्यक्ष हो गया। अब आपने विधायक चुन लिया, आपने वोट किया, क्या हो गया, प्रत्यक्ष हो गया। लेकिन वही विधायक मिल करके एक अपने मुख्यमंत्री का चयन करता, उसमें अपने प्रत्यक्ष चुनाव नहीं किया, तो उसको अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कहेंगे। प्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष रूप से हमने हमने वोट दिया है, तो उसे कहेंगे प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। तो संविधान सभा की कांग्रेस की प्रमुखता थी तथा विरोधी दल के सदस्य की संख्या नामात्र थी। और 9 दिसंबर 1946 को, अब देखो, अब अपने स्टार्ट होता है संविधान का मेन मसौदा, यानी कि कौन कौन सी बैठक थी, कौन कौन उसके अध्यक्ष थे, कौन कौन अस्थायी अध्यक्ष थे, कौन प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, कब ये लागू किया गया, कब कितनी सूचियाँ थी, कितने भाग थे, वो कैसे था। तो अपन देखो अब अपन पढ़ेंगे मुख्य रूप से 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 याद रखना। तो संविधान सभा का अधिवेशन प्रारंभ हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा का अध्यक्ष किसे चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुना गया। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। याद रखना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। और अपने संविधान सभा के देखो 2 अध्यक्ष थे, तो प्रारूप समिति और एक संविधान। अब संविधान सभा का अध्यक्ष आए तो आपको लिखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अगर आए प्रारूप समिति का अध्यक्ष तो आपको लिखना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब है 3 दिसंबर 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो सबसे पहले जो अपने संविधान की उद्देश्य का प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया था, वो किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो उन्होंने 13 दिसंबर 1946 यानी कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। इस उद्देश्य प्रस्ताव प्रारूप को तो 13 दिसंबर 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। इस उद्देश्य प्रस्तावना को आधारित है और इसमें 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। अब देखो राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, ये भी इसके अंदर डेट दी हुई है कि 22 जुलाई 1946 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। इस संविधान में अनुच्छेद 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी, जो 26 नवंबर 1950 को संविधान को स्वीकार किया गया था। अब संविधान को स्वीकार करना, लागू करना और प्रथम बैठक कब, ये सारी चीजें याद रखने की वाली है। तो देखो स्वीकार करना अलग है और लागू करना अलग है। लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। देखो दोस्तों डेट बहुत अच्छी है, यहाँ पे भी 26 नवंबर है, सिर्फ नवंबर के बाद क्या आता है, अक्टूबर और दिसंबर, उसके बाद 26 जनवरी, यानी कि सीधा 1 साल 2050 के बाद लागू हुआ। सिर्फ महीने का गैप है, डेट एज इट इज है, यानी कि 26 जनवरी है, यहाँ पे 26 नवंबर है, बस डेट में कंफ्यूजन नहीं होना है, ओनली फॉर महीना और ईयर चेंज करना है। 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया गया, 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। अब है संविधान को बनने में लगने वाला समय। अब देखो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है, एक लिखा हुआ है कि संविधान में अनुच्छेद कितने थे, तो 395। वर्तमान में कितने हैं, 448। आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन प्रेजेंट में आर्टिकल्स है वो है 448 और उसके अंदर 22 भाग है, वर्तमान में 25 भाग है। पहले 8 सूचियाँ थी, फिर 11 हुई, 9 हुई, उसके बाद 11 हुई और वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ है। कितनी है, 12 अनुसूचियाँ। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, तो वर्तमान में लिख लेना, वर्तमान में अनुच्छेद कितने हैं, 448, 448। उसके बाद भाग है वर्तमान में 25 और 12 अनुसूचियाँ है, ये याद रखना, 448, 12 और 25। 448 क्या है, अनुच्छेद है, 25 क्या है, भाग है और अनुसूचियाँ कितनी है, 12 है।
अब देखो डेट यहाँ पे दी हुई है, उस डेट को पढ़ लेते हैं। 26 नवंबर 1950 को संविधान स्वीकार किया गया। 26 नवंबर 1950 को संविधान को क्या किया गया, स्वीकार किया गया। और इसको बनने में जो समय लगा था वो लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। विभिन्न मुद्दों में 8 कमेटियां बनी थी। इनके मुद्दों के लिए कितने मुद्दे थे, किस प्रकार के मुद्दों के लिए 8 कमेटियां बनी थी। और संविधान भारत में संसदीय शासन व्यवस्था के संघात्मक व्यवस्था को स्वीकार किया गया। और मैंने अभी आपको बोला कि यहाँ पे ध्यान रखना है, 26 लगाना है और आपको डेट एंड ईयर चेंज कर लेना है। सॉरी, डेट तो सेम है लेकिन ईयर एंड मंथ चेंज कर लेना है। 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950 जब तो संविधान को स्वीकार किया गया था। और संविधान को लागू कब किया गया, संविधान को स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को और लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। अब देखो दोस्तों, और आगे अपने हैं संविधान के स्रोत। अब संविधान के स्रोत कौन कौन से हैं? 1935 भारत सरकार अधिनियम, इसके संवैधानिक प्रणाली 1928 नेहरू रिपोर्ट संघ सरकार संघ। अब है स्थापना एवं केंद्र शासित केंद्र शक्तिशाली इत्यादि। अब ब्रिटिश समान। अब अपना देखो दोस्तों, ये था ना, इसके अंदर कौन कौन से क्या क्या चीजें कहाँ से किस किस राज्य से या किस किस देश से क्या क्या लिया गया है, वो है ब्रिटिश के संविधान से सरकार का संसदीय संवैधानिक आधार का चुनाव, कानून शासन विचार, विधेयिका का अध्यक्ष तथा पद की भूमिका, कानून निर्माण विधि, ये लिए गए हैं ब्रिटिश से। ये याद लिख लेना आप अपने अंदर कि ये वहाँ से सारी चीज़ें ली गई है, कौन कौन से संविधान से क्या क्या लिया गया है। उसके बाद अमेरिका के संविधान से क्या लिया, जितने भी मौलिक अधिकारों की चूसी है, जितने मौलिक अधिकारों की चूसी है वो लिया गया अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से क्या लिया, मौलिक अधिकारों की चूसी और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति की स्वतंत्रता, ये लिए गए थे अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से। उसके बाद आयरलैंड के संविधान से, सबको पता है आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व यानी कि राज्य के जितने नीति निर्देशक तत्व है वो लिए गए थे अपने आयरलैंड के संविधान से। अब फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। ये कहाँ से लिया गया था, अपने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत है वो लिया गया था फ्रांस के संविधान से। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व हर साल पूछता है प्रश्न, आयरलैंड के संविधान से कहाँ से लिया गया था, आयरलैंड के संविधान से लिया गया था नीति निर्देशक तत्व। और उसके बाद कनाडा का संविधान है, उससे लिया गया था एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, अविष्ट शक्तियों का सिद्धांत, भारतीय संविधान के प्रावधान भारत की विशेष परिस्थितियों के आशाओं का अनुरूप हैं। तो ये अपना टॉपिक यहाँ पे कवर होता है। इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो कि सर मेरे को ये समझ में नहीं आया, या कोई ऐसा कोई आपको प्रश्न है जो प्रश्न का आपको उत्तर नहीं आ रहा है। इस पार्ट में सारी चीज़ें आपको दी गई है, सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। अगर कोई डाउट है तो मुझे बता देना दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक में अपन जल्द ही आएंगे। जय हिंद, जय भारत और जय संविधान।